Konnichiwa guys! I'm your friend Yogiraj Jakkal welcoming you all on our new channel Loops of Biology. आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं दैट इज नथिंग बट योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। पार्ट थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये दोनों वन ऑफ द मेन ऑर्गेनल्स ऑफ द सिस्टम में बिलोंग करते हैं। सो फर्स्ट वन इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। वन इज योर आउटर मेम्ब्रेन एंड अदर वन इज इनर मेम्ब्रेन। अब ये दो मेम्ब्रेन के बीच में जब कभी भी एक स्पेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन के बीच में जब कभी भी एक स्पेस प्रेजेंट रहेगा, उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये इंटर नाम कहां से आ गया? व्हेन टू डिफरेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, यहां पे कैसे है? दोनों भी मेम्ब्रेन डिफरेंट है। सो टू डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैविंग अ स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है। बट वही अगर एक सेल के अंदर कोई चीजें चल रही है, ठीक है, देर आर सपोज एक्स थिंग हैपनिंग विद इन अ सेल, उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रासेल्यूलर। सो सारे ऑर्गेनल्स कैसे काम कर रहे हैं? इंट्रा सेल्यूलर फंक्शन। बट वही अगर मेरे पास एक सेल है और उसके बाजू में दूसरा सेल है, इनके बीच में अगर कोई फंक्शन चलता रहेगा, सो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेल्यूलर। सो इंटर और इंट्रा का मीनिंग ठीक से समझ लो। दैट इज इंट्रा जब कभी भी वर्ड आएगा, सो विद इन द सेम पॉसिबल लोकेशन, जब कभी भी हम लोग कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं या कोई चीजें सेम लोकेशन पे चल रही है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रा। बट दो अलग चीजों में जब कभी भी इंटरेक्शन होगे, तब उसको क्या बोलेंगे? इंटर, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्पेस रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इजी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर नेक्स्ट पार्ट कि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स को रखा क्यों है। So first one is your outer mitochondrial membrane, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसको फिलहाल हम लोग OMM से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो अगर मैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के सबसे बाहर वाले रीजन की बात करता हूं, सो इस पे क्या चलने वाला है? दिस इज योर फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमिएबल का मीनिंग क्या है? जो भी मॉलिक्यूल बाहर प्रेजेंट रहेगा आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, उसको ये अपने आप एंट्री अलाउ कर देता है, ठीक है। जो भी है बाहर, घर के अंदर आ जाओ। बट फाइनली प्रॉपर घर के अंदर आने का रास्ता कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारा सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो जब कभी भी यहां पे तुम्हारे पास दूसरा मेम्ब्रेन कौन सा है? दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैसा रहेगा? दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सो ये कैसा है? सिलेक्टिवली परमिएबल। इजी। सो ये बस सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अंदर छोड़ेगा, बाकी किसी को अंदर छोड़ने वाला नहीं है। अब ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, हम उस स्पेस को क्या बोल रहे थे? दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इस स्पेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये स्पेस का कुछ ना कुछ काम रहने वाला है। दिस स्पेस अलाउस H+
ions to accumulate within it, to accumulate within it. अब इसका क्या फायदा है ये हम लोग जब ETC पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिससे एक्चुअली मेरे पास सबसे ज्यादा ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं. सो ATP जनरेशन के वक्त ये H+ आयंस का बहुत ज्यादा अहमियत होने वाला है. व्हाई? बिकॉज इट क्रिएट्स और generates concentration gradient. ठीक है, एक जगह पे मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे और वही दूसरी जगह पे क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे. सो ये ग्रेडियंट जनरेट कब होगा, जब कभी भी मेरे पास स्पेस है और स्पेस के अंदर कौन प्रेजेंट है, सारे के सारे H+ आयंस जो पंप करके लेके आने वाले हैं विद इन दैट पर्टिकुलर स्पेस. अब ये पंप करना है, मतलब तुम्हें अगर याद रहेगा सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट, तो उसमें एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन था. ठीक है, जो किसकी तरह काम कर रहा था, पंप की तरह. सो हाउ डज दैट पर्टिकुलर पंप वर्क? ये पंप अक्रॉस या अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करने वाले, वर्क करने वाले. सो जब कभी भी कोई प्रोटीन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है, तभी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंप. ठीक है, सो देयर इज, in case of inner mitochondrial membrane there are some protein complexes. ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. सो इस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देर आर सम एक्टिवली वर्किंग पंप्स, actively working pumps and one passively working complex, one passively working complex. अगर किसी को एक्टिव और पैसिव में अब तक डाउट है, सो प्लीज गो एंड चेक आउट माय वीडियो ऑन सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो आगे बढ़े. अब ये बात छोड़ के, ठीक है, अदर देन दिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस देयर आर सम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. और इसी इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम है साइटोक्रोम. So cytochromes are such molecules that they can accept the electron and transfer it within the system. एक जगह से इलेक्ट्रॉन को लेके आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन को उठा के आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना, ये काम किसका है, तुम्हारे साइटोक्रोम का. इजी. अब साइटोक्रोम्स किस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पे वर्क कर रहा है, ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो ऑन दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क्स. ठीक है, या जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह सकते हैं. और उसमें पार्टिसिपेट कौन करने वाला है, हमारा साइटोक्रोम एज इलेक्ट्रॉन कैरियर. जब कभी भी हम लोग ETC या ETS के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे क्लियर हो जाएगी. अब आगे बढ़ते, जैसे मेम्ब्रेन का सिस्टम खत्म हो गया, अब आगे कौन आने वाला है, अपना ग्राउंड सब्सटेंस. सो अब तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या है, एक ग्राउंड सब्सटेंस तो प्रेजेंट है. जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ल्यूमेन, वैसे ही तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या रहने वाला है, मैट्रिक्स. ठीक है, यहां पे क्या रहने वाला है, मैट्रिक्स. इफ यू कैन सी दैट इन द इमेज, तो यहां पे तुम्हारे पास ये जो पीला कलर का समुंदर पड़ा है, जिसमें कौन तैर रहे हैं, DNA एंड राइबोसोम्स. इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मैट्रिक्स.
और ये मैट्रिक्स किसके अंदर प्रेजेंट है? विद इन योर माइटोकॉन्ड्रिया, बट स्पेसिफिकली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के भी अंदर। अब ये जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या दिखाई दे रहे हैं हमें? फोल्ड्स। ठीक है, सो योर inner mitochondrial membrane has some folds on it. So इस folds का नाम रहता है क्रिस्टे। ठीक है, सो तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या था? सिस्टरने। और वही अगर मैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करूंगा, सो उस पे कौन प्रेजेंट है? क्रिस्टे। यहां तक डाउट क्लियर? और ये टर्निंग्स का भी क्या है? कुछ ना कुछ अहमियत है गाइस, आगे जाके देखते। So if I am considering the matrix of ground substance, so this matrix contains first of all DNA of itself. ठीक है, ऐसा कोई चीज देखा है अब तक ऑर्गेनल की जिसके पास खुद का डीएनए होगा? अब तक नहीं देखा, राइट? सो दिस इज गोइंग टू हैव फर्स्ट केस is nothing but mitochondrial DNA, जिसको हम लोग mtDNA भी बोल सकते हैं। So this mitochondrial DNA is generally present as circular, double-stranded and naked। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा है? सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड एंड नेकेड। कुछ दिमाग की बत्ती जली? ठीक है, सो ये सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड एंड नेकेड डीएनए हम लोगों ने किसमें देखा था? इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये क्या चमत्कार हो गया? पढ़ तो यूकैरियोटिक सेल रहे, ऑर्गेनल सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, बट फीचर्स किसके आगे? प्रोकैरियोटिक सेल के। ये कुछ तो गड़बड़ चल रहा है सर, आप तो गलत पढ़ा रहे हो शायद। ठीक है, ये सवाल दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। सो थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअल फीचर्स किस वजह से आए एंड व्हाई साइंटिस्ट आर डिबेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट, इसके पास 70S टाइप राइबोसोम भी प्रेजेंट है। अब ये भी तो प्रोकैरियोटिक सेल में ही था। अब पुरानी यादें ताजा क्यों कर रहे हो? आगे बढ़े हैं तो इवोल्यूशन में ध्यान दो, क्यों पुरानी चीजों को लेके आ रहे हो? बट ओल्ड इज गोल्ड, ये बोला जाया है ना। ठीक है, सो इसलिए देखते हैं आगे जाके इसका भी क्या सीक्रेट रहने वाला है कि प्रोकैरियोटिक की चीजें यूकैरियोटिक में कर क्या रही है एग्जैक्टली। ठीक है, सो देयर इज 70S टाइप राइबोसोम। इसके बाद देयर इज गोइंग टू बी देयर ओन प्रोटीन्स। ठीक है, सो जो भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, वो जनरली खुद बना लेता है मैक्सिमम प्रोटीन्स। ठीक है, सो देयर इज मैक्सिमम proteins are synthesized by their own क्या? मशीनरीज। ठीक है, सो यहां पे क्या रहने वाला है? देयर ओन मशीनरीज आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब ये मशीन कहां से फिट कर दिया? सेल के अंदर के मशीन्स क्या रहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स इटसेल्फ। सो यहाँ पे जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, सो उसके अंदर कौन बैठा है? राइबोसोम। एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सर अभी तो आपने बोला कि ये खुद के प्रोटीन खुद बनाता है, फिर सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या रोल? अरे भाई, मैक्सिमम प्रोटीन बनाता है। ठीक है, जो भी प्रोटीन रिक्वायर्ड रहेंगे, that proteins will be transferred through channels
ठीक है, ये सारे वर्ड्स अब याद आने चाहिए, पंप, चैनल्स, कैरियर्स। ठीक है, सो नाउ दिस प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू channels which are specifically present on inner mitochondrial membrane. So तुम्हारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का बहुत ज्यादा अहमियत है जब माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। ठीक है, नोट में ये पता होना चाहिए दैट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज specific channels for required proteins। ठीक है, बाहर से जो भी प्रोटीन चाहिए उसके लिए हमने गेटवे दिया है, और वो गेटवे किस फॉर्म में रखा है? इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स। ठीक है, सो अब ये चैनल्स इतने ज्यादा स्पेसिफिक है दैट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है, बाय a mitochondria, your sensitivity and specificity of a protein is very much high than any other double membrane structure। ठीक है, it is very much high than any other double membrane structured organelle। ठीक है, so IMM, that is inner mitochondrial membrane, has higher selectivity, higher selectivity for molecules than any other organelle। ठीक है, अब तुम्हारे पास आगे जाके क्वेश्चन भी बिल्ड हो सकता है। ठीक है, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नया, कि इस साल से बस बायो को रटे हुए सब्जेक्ट जैसा पढ़ो मत। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग वे में ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए लेके आने वाला हूं, एंड दोस ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन विल हेल्प यू to guide with the concepts and to develop interest within the biology। ठीक है, उसको एक स्क्रैच से समझने में हेल्प होगा। सो ये प्रोटीन्स दूसरे प्रोटीन्स के साथ ही तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो वो कैसे करते रहेंगे, उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा रहेगा, विल सी दैट। ठीक है, इन द ब्रेनस्टॉर्म सेशन। सो अगला पार्ट, अब माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स हो गया और मेम्ब्रेन्स का पार्ट तो हो गया, बट आगे जाके क्या प्रॉब्लम आया? दैट इज नथिंग बट योर फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। सो अब ये फोल्ड्स पे है क्या? फोल्ड्स ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज व्हाट? क्रिस्टे। ठीक है, यहां पे क्या है? क्रिस्टे प्रेजेंट है, बट ये क्रिस्टे के पास देर आर सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये पार्टिकल्स कौन से हैं? जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजोम्स। सो दिस क्रिस्टे हैज प्रेजेंस ऑफ, क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजोम्स। ठीक है, अब ये नाम पसंद नहीं आया सर, कुछ अलग नाम बताओ। सो ऑक्सीजोम को और एक नाम है, दैट इज एलिमेंटरी पार्टिकल्स। ठीक है, एलिमेंटरी पार्टिकल्स, ये भी पसंद नहीं आया सर, और बताओ। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल, सर ये भी पसंद नहीं आ रहा है। अरे भाई रुको, एक चीज के कितने नाम दूं? सो दैट इज फर्नांडस मोरन पार्टिकल। सर और नाम बताओ। अरे भाई ये साड़ी शॉप थोड़ी है, कुछ भैया और बताओ, और बताओ। बस हो गए, एक चीज के चार नाम दे दिए। ठीक है, सो ऑक्सीजोम, एलिमेंट्री पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, या फर्नांडेज मोरन पार्टिकल। अब ये पार्टिकल्स का रोल क्या है? दैट दिस हेल्प्स इन एनर्जी जनरेशन। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं? लेट्स सी। इट हेल्प्स इन एनर्जी जनरेशन।
यहां तक समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे क्रिस्टे में फोल्ड्स क्यों दिए रहेंगे? कभी भी फोल्ड्स की बात आती है तो अगर तुम लोगों ने मेरा प्रोकैरियोटिक का वीडियो देखा रहेगा, सो प्रोकैरियोटिक सेल में भी एक ऐसा ही फोल्ड था, मेसोसोम्स। ठीक है, सो कभी भी फोल्ड्स की बात आती है सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ठीक है, एक धागा 5 मीटर का है। ठीक है, सो यहां पे क्या हो जाएगा, तुम लोग 10 मीटर के धागे को सेम एरिया में फिट कर सकते हो। ठीक है, सो फोल्ड्स की वजह से क्या हो गया, जितने एरिया में 5 मीटर का धागा बैठ रहा था वहां पे कितना बैठा अब, 10 मीटर का धागा। सो इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर, अब यहाँ पे एक्चुअल सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल कम साइज में हम लोग चीजों को फिट कर रहे हैं, बट इंक्रीजेस सरफेस एरिया इज बेसिकली, ये चीजें इंक्रीज क्यों की है, फॉर अटैचमेंट ऑफ दिस ऑक्सीजोम्स। ठीक है, अगर टर्न्स दिए नहीं तो वहां पे ऑक्सीजोम्स आएंगे नहीं। सो जितने ज्यादा टर्न्स उतने ज्यादा ऑक्सीजोम्स, उतने ही ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सो दिस इंक्रीजेस सरफेस एरिया अटैचमेंट ऑफ फॉर अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजोम्स। ठीक है, सो जिसको भी मैथ्स पसंद रहेगा उसके लिए क्या रहेगा, द नंबर ऑफ फोल्ड्स आर directly proportional to the number of ऑक्सीजोम्स। लो भाई, बायो में मैथ्स भी डाल दिया, फिजिक्स भी डाल दिया, केमिस्ट्री भी डाल दिया। धीरे धीरे ऐसे ही होने वाला है। कोई भी बायो का एप्लीकेशन बस बायो से नहीं बनता, बट उसके कोलैबोरेशन से बनता है, जब हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स भी उसमें इंक्लूड करना चालू करते। दुनिया में जितने भी एप्लीकेशन है बस बायो से डेवलप नहीं हो सकते, ना ही बस फिजिक्स से, ना ही बस केमिस्ट्री से। हर एक चीज जब एक दूसरे के साथ जुड़ेगी तभी बढ़ेगा एप्लीकेशन। सो लेट्स सी योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑक्सीजोम्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या रहने वाला है तुम्हारा, ऑक्सीजोम्स। सो ये ऑक्सीजोम्स दिखते कैसे हैं सर, आप अभी बता दो। सो ऑक्सीजोम्स के लिए हमारे पास क्या है, एक टर्न। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया का टर्न, जिसको क्या बोल रहे थे हम लोग, क्रिस्टे। और इसके ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिख के आ रहे। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ऐसे कुछ स्पाइक की तरह पार्टिकल दिख के आ रहे। अगर मैं इसको और जूम करता हूं, ठीक है, क्या करते इसको, जूम कर देते। सो जूम करने के बाद ये पार्टिकल कुछ ऐसा दिखेगा कि जिसके पास क्या रहेगा, इसका खुद का बेस, इसकी खुद की नेक, और इसका खुद का हेड। ठीक है, सो यहां पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एक तो हो गया हमारा बेस, फिर आएगा नेक, एंड फाइनली आएगा हेड। सो इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। सो इफ आई एम कंसिडरिंग द बेस ऑफ पार्टिकल, अब बेस कभी भी क्या करने वाला है, कोई भी चीज को एक अटैचमेंट में हेल्प कर सकता है। सो बेस हेल्प्स फॉर अटैचमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ऑफ पार्टिकल ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के फोल्ड्स पे जब कभी भी पार्टिकल को अटैच होना रहेगा, उसके पास क्या चाहिए, बेस। नेक्स्ट वन इज नेक पोर्शन, जिसको पढ़े लिखे लोग बायो में क्या बोलते हैं, पेडिसेल। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट नेक लाइक पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, जो एक्चुअल में क्या है, एक चैनल। आया कुछ याद, क्या है, एक कैविटी। और ये कैविटी में से कुछ ना कुछ पास होने वाला है। सो दिस हेल्प्स
passing H+ ions, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F0 पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल। अब F0 है तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, चैनल की तरह। बट आगे जाके कौन आने वाला है, हेड। सर आपने तो बोला था ये एनर्जी जनरेट करने वाला है, आप तो झूठ बोल रहे हो। एनर्जी जनरेट नहीं करेगा तो ये ऑक्सीजोम किसी काम का नहीं है, झूठ नहीं बोला है, ठीक है। ये हेड जो पार्टिकल है, सो ये हेड वाला पार्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज F1 पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है। और इसके पास क्या है, ATP सिंथेटेस एंजाइम एक्टिविटी। सो जब कभी भी ATP सिंथेटेस एंजाइम एक्टिविटी है, so this enzyme helps for generating your ATP molecules. So ये क्या करने वाला है, helps to generate ATP molecules, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते थे, पावर हाउस ऑफ द सेल। बट ये पावर जनरेट कहां से हो रहा है, फ्रॉम ऑक्सीजोम। जो एक्साइटमेंट, जो पावर यहां से जनरेट हो रहा है, वो कहां से हो रहा है, थ्रू योर ऑक्सीजोम्स, जो किस किस नाम से जाने जाते थे, ऑक्सीजोम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फर्नांडीज मोरन पार्टिकल एंड F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। सो तुम्हारे पास ऑक्सीजोम के पास 3 रीजन है, एक तो हो गया बेस, दूसरा हो गया चैनल दैट इज पेडिसेल, एंड फाइनली द थर्ड पार्ट दैट इज एंजाइम एंड दैट इज एक्टिंग एज योर हेड पार्ट, ठीक है। और यही ऑक्सीजोम कैसे काम करते हैं, थ्रू योर पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो यहां पे एनर्जी जनरेट करने के लिए एक्सेसिव एनर्जी दी नहीं जाती। सो दिस वर्क्स along concentration gradient, along concentration gradient। मजा आ रहा है पढ़ने, ठीक है। सो दिस पार्ट इज अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अपने पास कौन आया है, प्लास्टिड, ठीक है। सो अब ये प्लास्टिड के अंदर क्या चीज है, लेट्स सी। सो देयर इज ऑल्सो टू मेम्ब्रेन, एक तो हो गया इंटरनल मेम्ब्रेन और दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। सो देयर आर अगेन टू मेम्ब्रेन प्रेजेंट। सो इफ आई एम कंसिडरिंग स्पेस बिटवीन दिस टू मेम्ब्रेन, वो कैसा रहने वाला है, वापस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, हाँ है भाई। सो अब इसके अंदर चीजें क्या रहने वाली है, डिफरेंट इन रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड सब्सटेंस। सो अगर मैं प्लास्टिड को कंसिडर करता हूं, दिस इज अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। दिस इज योर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब ये डबल मेम्ब्रेन कैसा दिख रहा है, दिस इज योर कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, ठीक है। और डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन से मेम्ब्रेन है, एक तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन प्लस इंटरनल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दो मेम्ब्रेन रहेंगे, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एंड इंटरनल मेम्ब्रेन। अब प्लास्टिड चीजों को स्टोर करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे ऐसे कौन से चीजें हैं जो स्टोर होने वाले, ठीक है। सो पढ़ते, इफ आई एम कंसिडरिंग द थिंग्स विच आर हैविंग नो कलर, ठीक है, द थिंग्स विच आर हैविंग नो कलर, वो चीजें अगर स्टोर हो रही है, सो उसके लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स फॉर प्लास्टिड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहने वाला है,
different names for plastic. So पहला चीज कॉमनली उस सब को बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, यहां पे क्या होगा, स्टोरिंग ऑफ पिगमेंट्स और बायोमोलिक्यूल्स विदाउट कलर। ठीक है, जिनके पास कुछ कलर ही नहीं है वो किसमें स्टोर होने वाले हैं, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। सो बढ़ते आगे और देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के टाइप कौन कौन से। सो ल्यूकोप्लास्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 डिफरेंट टाइप। पहला तो नाम है अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, अमाइल वर्ड हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, एंड दिस अमाइल वर्ड इज नथिंग बट हियर related to carbohydrate. So carbohydrates are going to be stored. ठीक है, जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाएंगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अमाइलोप्लास्ट। नेक्स्ट केस इज एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, अब एल्यूरोप्लास्ट इज नथिंग बट योर प्रोटीन स्टोरिंग यूनिट। सो यहां पे क्या होने वाला है, देयर इज स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन स्टोर्ड इनसाइड योर एल्यूरोप्लास्ट, और वही लास्ट थिंग दैट इज नथिंग बट फैट्स। ठीक है, सो ये फैट्स कहां पे स्टोर हो जाएंगे, इलायोप्लास्ट। सो प्लास्टिड के बेसिक ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स है, दैट इज अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट। ठीक है, सो ये इलायोप्लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा, द फैट्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड। यहां तक समझ में आ रहा है, बड़े आगे। ठीक है, सो आफ्टर दिस देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब क्रोम मीन्स समथिंग कलरफुल। सो यहाँ पे ऐसे पिगमेंट स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाले हैं, ऐसे पिगमेंट स्टोर हो जाएंगे जो क्या करेंगे, कलरफुल पिगमेंट्स को स्टोर करेंगे। सो देयर इज स्टोरेज ऑफ पिगमेंट्स, those are having color, those are having color। इजी, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट पार्ट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसका पूरा स्ट्रक्चर ही देखना है भाई। So there is next part is nothing but your chloroplast। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, इट स्टोर्स क्लोरोफिल। ठीक है, सो यहां पे क्या होने वाला है, क्लोरोफिल इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। अब क्लोरोफिल के भी अलग अलग टाइप्स तो प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब पिगमेंट्स की बात आएंगी तब हम लोग धीरे धीरे पिगमेंट्स का डिस्कवरी करेंगे कि कौन कौन से पिगमेंट्स है और हर एक पिगमेंट का क्या रोल है। ठीक है, सो देखते हैं। इफ आई एम कंसिडरिंग क्लोरोप्लास्ट, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, दैट स्ट्रक्चर इज लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा प्रेजेंट है, दैट इज लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर। अब लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर के अराउंड वापस क्या रहने वाले हैं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन। सो दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज आउटर chloroplast membrane and inner chloroplast membrane. So there are two membranes, that is outer chloroplast membrane plus inner chloroplast membrane। अब वापस कहानी कुछ वैसी ही है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया, सो आउटर वन कैसा था, इट इज फ्रीली परमिएबल,
एंड इनर वन कैसा था, इट वाज सिलेक्टिवली परमिएबल। सो अगर दोनों टाइम पे सिलेक्टिवली परमिएबल ही दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी, स्टिल द permeability was way much sensitive and selective for the mitochondria as compared to the chloroplast. ठीक है, so it is selectively permeable but less than that of mitochondria. ठीक है, यहां तक बात समझिए। अब डबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट रहने वाला है, देयर इज अ ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी अ प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, और इसी ग्राउंड सब्सटेंस का नाम क्या है अब, स्ट्रोमा। ठीक है, रोमा नहीं, स्ट्रोमा। सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रोमा एक्टिंग एज अ ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, रोमा के प्यार में मत पड़ो, नहीं तो स्ट्रोमा भूल जाओगे। ठीक है, सो देयर इज गोइंग टू बी अ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोमा। इजी है। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। इफ आई एम कंसिडरिंग स्ट्रोमा, देन देयर इज अगेन a presence of plastid DNA. ठीक है, there is going to be a presence of plastid DNA, जिसको क्या बोलूंगा मैं, ptDNA। अब ये डीएनए की भी वापस एक स्पेशलिटी आ गई। ठीक है, वापस स्पेशलिटी क्या आई, दैट इज नथिंग बट योर डबल स्टैंडर्ड तो है, नेकेड भी है और सर्कुलर भी है। वापस आ गए ये सारे कैरेक्टर्स जो कहाँ देखे थे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, ये छोड़ के स्टोमा के पास वापस और क्या है, 70s राइबोसोम्स, एंड फाइनली क्या प्रेजेंट रहने वाला है, दैट इज नथिंग बट योर प्लास्टोग्लोब्यूल। ठीक है, अब ये प्लास्टोग्लोब्यूल क्या चीज है, कुछ नया चीज आया है मार्केट में। सो लेट्स सी। अब ये प्लास्टोग्लोब्यूल करते हैं बायोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। ठीक है, ये पार्ट तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बट समझने में क्या जाता है। सो देयर इज स्टोरेज एंड बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, इसको छोड़ के देयर इज गोइंग टू बी योर मेटाबोलाइट्स लाइक antioxidants and vitamin E are also synthesized inside plastoglobules. So there are some molecules like synthesis of antioxidants and vitamin E are going to be seen. यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे। सो अगला पार्ट इज नथिंग बट योर what is other things present in stroma. सो यहां पे कुछ ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख के आएंगे। ठीक है, सो इस एक डिस्क का नाम है थाइलेकोइड। ठीक है, और इसको क्या रहने वाला है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। सो दिस पर्टिकुलर डिस्क, ठीक है, इसका नाम क्या है तुम्हारे पास, दैट इज थाइलेकोइड। एंड थाइलेकोइड के पास क्या है, देयर इज अ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, डिस्क को ढक के रखा है, किससे, मेम्ब्रेन से, सिंपल। ठीक है, अब ये थाइलेकोइड जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया जाता है, ठीक है, क्या कर देंगे, इस थाइलेकोइड को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देंगे, तब इसका नाम चेंज हो जाता है टू ग्रैनम। और जब ऐसे मल्टीपल ग्रैनम स्ट्रोमा में दिख के आते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रैना। ठीक है, सो नम का क्या कर देंगे, ना। सो दिस ग्रैनम इज सिंगुलर।
अगर एक स्टैक रहा तो ग्रैनम, और अगर मल्टीपल स्टैक रहे तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रैना। ठीक है, दिस इज प्लूरल फॉर्म। यहां तक समझ में आ रहा है? अब अगला पार्ट क्या रहने वाला है, दैट इज योर रोल ऑफ थाइलाकोइड। अब ये थाइलाकोइड करता क्या है, कलर थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। इट स्टोर्स the chlorophyll and other pigments. The chlorophyll and other pigments. और इसी के साथ तुम्हारा जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन रहता है, this plays an important role and important role in photosynthesis. ठीक है, this plays an important role in photosynthesis. इजी है, काम आसान चल रहा है। ठीक है, सो यहां पे फोटोसिंथेसिस में ऐसा क्या रोल रहने वाला है? ठीक है, जब वहां पे खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इनटू योर केमिकल एनर्जी। और जब कभी भी खाना बनाना रहेगा तो हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। सो वो एनर्जी जनरेट करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेंगे, योर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, और इसी मेम्ब्रेन के अंदर तुम्हारा क्या है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहने वाला है। सो लेट्स सी। ठीक है, सो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पिगमेंट्स है जो स्टोर कर रहा है थाइलाकोइड? सो फर्स्ट पिगमेंट इज नथिंग बट योर क्लोरोफिल ए। ठीक है, जिसका कलर कैसा रहता है, इट इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। सेकेंड पिगमेंट is nothing but your क्लोरोफिल बी। ठीक है, इसके साथ सी और डी भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो देयर इज क्लोरोफिल बी, जो कैसा दिख रहा है, येलोइश ग्रीन। ठीक है, सो इसका कलर कैसा रहने वाला है, येलोइश ग्रीन। थर्ड वन आर कंबाइंडली कॉल्ड एज कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, इसी में तुम्हारा क्लोरोफिल बी भी आ जाना चाहिए बिकॉज इट इज एक्सेसरी पिगमेंट्स। सो कैरोटीनॉइड्स के अंदर देर आर टू पिगमेंट्स कॉल्ड ज़ैंथोफिल। ठीक है, ज़ैंथोफिल एंड देर इज कैरोटीन। सो अब कैरोटीनॉइड्स जो है उसके अंदर और ज्यादा पिगमेंट्स आते हैं, फाइकोइरेथ्रिन, फ्यूकोजेंथिन। ये सारे जो पिगमेंट्स रहेंगे वो स्पेशली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बनाए गए हैं, नॉट फॉर अ कॉमन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं ज़ैंथोफिल्स की बात करूंगा, सो दोज आर येलो इन कलर, एंड कैरोटीन्स की बात करूंगा, सो यहां पे क्या रहेगा, ऑरेंज कलर में ये कैरोटीन दिख के आने वाले। अब यही आगे जाके अगर मैं इन्हीं स्टैक को जोड़ रहा हूं बाजू में, ठीक है, सो यहाँ पे अगर मेरे पास मल्टीपल ग्रैनम रहने वाले हैं, सो हर एक ग्रैनम एक ट्यूब से क्या है, कनेक्टेड है, और इसी ट्यूब का नाम रहता है स्ट्रोमल लैमेला। ठीक है, इस ट्यूब का नाम क्या है, स्ट्रोमल लैमेला। और ये स्ट्रोमल लैमेला भी क्या करेगा, इट प्लेज अ रोल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के वक्त एनर्जी जनरेट करने के लिए, सो जनरेटेड एनर्जी तो फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। सो फोटोसिंथेसिस के वक्त जो पहले एनर्जी जनरेट होगा वो सारा क्या हो जाएगा, through stomal lamella is going to be achieved and through thylakoid membrane. Easy है।
अब हम लोग देखते हैं इट्स पिगमेंट्स का रोल क्या है। अगर मैं क्लोरोफिल ए की बात करता हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल ए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर मतलब क्या? दिस इज योर हेड क्वार्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको क्या समझ लो? एज हेडक्वार्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर ये हेडक्वार्टर है, सो हर एक खबर, अगर हेडक्वार्टर ही गवर्न करने लग गया, तो क्या वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा? नहीं। उसको कितनी खबर देनी चाहिए? जितनी जरूरी है, ठीक है। जिसके वजह से उसका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो खबर दी जाती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इसको क्या देने वाले हैं हम लोग? एनर्जी। और ये जो एनर्जी दी जाएगी वो कैसी रहेगी? फिल्टर्ड एनर्जी, ठीक है। सो अब ये फिल्टर्ड एनर्जी का मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली ओनली ब्लू एंड रेड लाइट। सो व्हाइट लाइट में से बस कौन सा पार्ट दिया जाएगा? दैट इज ब्लू एंड रेड। बिकॉज इसके अंदर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है दैट इट इज इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हाईली इफेक्टिव अगर कोई कलर रहेगा तो वो कौन सा रहता है? ब्लू एंड रेड रीजन फ्रॉम योर व्हाइट लाइट। सो वही लाइट अगर मैं क्लोरोफिल ए के पास दे दूं, सो वो क्या करेगा? एकदम अच्छे से फोटोसिंथेसिस दिखाना चालू करेगा। अब नेक्स्ट पार्ट बचता है दैट इज एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो एक्सेसरी मतलब क्या? एक्स्ट्रा के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए, और यही एक्स्ट्रा के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? नीचे सेटल हो जाते हैं। किसके नीचे? रिएक्शन सेंटर के नीचे। उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग आर नथिंग बट योर एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स। अब ये एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट योर क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स। अब ये सारे मिलके क्या करेंगे? जो भी व्हाइट लाइट आ रहा है उसमें से बस किसको आगे भेजेंगे? ब्लू एंड रेड लाइट को। सो द फिल्टर्स every other light with different wavelength than blue and red, blue and red। सो जिसके वजह से क्या हो जाएगा? बस ब्लू और रेड लाइट रिएक्शन सेंटर तक पहुंच जाएगी, और बाकी की लाइट क्या हो जाएगी? सारी की सारी फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज एंडोसिम्बायोटिक थियरी। सो हम लोगों ने प्लास्टिड में कौन कौन सी चीजें कवर की? दैट इज ग्रैनम, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, स्ट्रोमा, stromal lamella, thylakoid membrane. There is going to be a lumen that is present within thylakoid. Then thylakoid is nothing but your disc, 7ts type ribosome and plastoglobule। एक थियरी डिस्कवर की जिसका नाम है एंडोसिम्बायोटिक थियरी। अब नाम से क्या लग रहा है तुम लोगों को? एंडो मीन्स अगेन इंटरनल, सिम्बायोटिक मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब इसका मीनिंग इंटरेस्टिंग है। whenever both species both species are beneficial for each other, ठीक है, उनमें क्या है? एकदम म्यूचुअल संबंध है, जैसे पति पत्नी में होने चाहिए, ठीक है।
So both species are beneficial for each other. ठीक है, तभी जाके क्या होने वाला है, there is symbiotic association. इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, symbiotic association. आगे जीवन में कुछ अच्छा करना है ना, तो तुम्हें और तुम्हारे सब्जेक्ट को भी सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड रहना पड़ेगा, वरना कुछ एप्लीकेशन नहीं आएगा, बस पढ़ते जा रहे हो. रट्टू पोपट नहीं बनना है, अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. सिम्बायोटिक थियरी इज नथिंग बट जब कभी भी मैं इंटरनल विद इन द सेल कुछ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन देख रहा हूं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोसिम्बायोटिक थियरी. अब साइंटिस्ट का बहुत झगड़े चल रहे हैं थ्योरी को लेके, बट दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी. ठीक है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड थियरी, इसलिए हम लोग ये थ्योरी को देखते हैं. अब ये थ्योरी एग्जैक्टली है क्या, कि साइंटिस्ट वर सेइंग कि यहां पे जब एक यूकैरियोटिक सेल था, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल ने क्या देख लिया, एक प्रोकैरियोटिक सेल को. वाओ, बाहर से कुछ तो एक सेल आया है, उसको देखते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल को क्या कर लिया, एंडोसाइटोस्ट. ठीक है, अब इसी एंडोसाइटोस को बोलते हैं फैगोसाइटोस्ट. देयर वाज एंडोसाइटोसिस और phagocytosis of this particular prokaryotic cell. और ये किसके अंदर चला गया, इनटू यूकैरियोटिक सेल. अब अंदर जाने के बाद ऐसा क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल गॉट अ हैबिटेट. ठीक है, रहने के लिए क्या मिल गई, जगह मिल गई जो सेफ थी. ठीक है, जो क्या थी, सेफ थी. और ये जगह बहुत ऑप्टिमम भी थी फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है, उसको आराम से रहने के लिए जगह मिल गई विद द ऑप्टिमम कंडीशन अराउंड इट. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जा रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल का फायदा क्या है, इट गॉट हैबिटेट, जिसको क्या बोलते हैं, रहने की जगह. ठीक है, यहां पे क्या हो गया, रहने की जगह तो मिल गई. ठीक है, बट हैबिटेट के साथ उसको क्या मिल गए, ऑप्टिमम कंडीशन. ठीक है, आजू बाजू क्या हो गए, ऑप्टिमम कंडीशंस भी मिलने चालू हो गए, जो कहते हैं एकदम अच्छे कंडीशंस थे. ठीक है, वही अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखूं, ठीक है, अब एक स्पीसीज तो बेनिफिट में चल रही है भाई, दैट इज नथिंग बट योर प्रोकैरियोटिक सेल. बट यूकैरियोटिक सेल को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए. प्रोकैरियोटिक सेल started to generate ATP. ठीक है, they started to generate ATP plus they used to store the elements. ठीक है, स्टोरेज के मामले में कौन आ गया, तुम्हारा प्लास्टिड. और वही एटीपी जनरेशन में कौन आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया. देयर वाज, यूकैरियोटिक सेल को क्या मिल गया, एटीपी जनरेटिंग यूनिट. ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर पावर हाउस ऑफ सेल एंड स्टोरिंग यूनिट. ठीक है, जिसमें कौन आया, तुम्हारा प्लास्टिड. यूकैरियोटिक सेल का फायदा कब हुआ, जब इवोल्यूशंस के वक्त, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जब सेल के अंदर आया, ये क्या हो गया रहेगा, इवॉल्व. एकदम झटक से तो काम नहीं हुआ, एंड इवॉल्व होने के बाद क्या हो गए, ऑर्गेनल्स फॉर्म हो गए. And this organelle stayed within the eukaryotic cell, and that's why they possess prokaryotic characters. अभी बात समझ में आई, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर there is 70s type ribosome and here circular double stranded and naked DNA. ठीक है,
अब अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा, अगर मैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा, सो खुद से बनाने का ट्राई करो। कैसा बनेगा? दिस थ्योरी states that, ठीक है, किसी भी थ्योरी को ये लिखने का एक टेम्पलेट बोल सकते हो तुम लोग, है, ठीक है। दिस थ्योरी states that internally within the cell, internally within the cell, the mutual association, the mutual association was seen by eukaryotic cell, by eukaryotic cell with phagocytosed, with phagocytosed prokaryotic cell, and that further evolved as organelle, कौन से ऑर्गेनल थे? एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके पास क्या थे? इट फर्दर इवॉल्व्ड एज ऑर्गेनल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, that benefits both the cell, ठीक है। सो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या बना? दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट were internally evolved because of prokaryotic cell, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा लाइंस को चेंज कर देते, ठीक है, क्योंकि बात तो मैंने वही बोली है, बस एरो तुम लोगों को अगर बाद में जाके कंफ्यूजन ना हो तो समझने के लिए बेटर रहेगा। सो प्रोकैरियोटिक सेल इंटरनली क्या हो गया? इवॉल्व हो गया इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो आई होप आज का लेक्चर सबको समझ में आया रहेगा एंड इट वाज इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके अगली बार मिलते हैं on the same channel, Loops of Biology. Thank you everyone. Do not forget to like, share and subscribe this channel and showing your great support for it. ठीक है? Thank you guys. Bye bye.